अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम भारत पर जो जंगी जुनून सवार है उससे कितनी मोदी सरकार की साख मुतासिर हो रही है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज दिल बड़ा अफसरदा है क्योंकि हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग का एक बड़ा नाम अब हम में नहीं रहा। एक अहद ख़त्म हो गया। ट्रिब्यूट पेश करेंगे हम आज तारिक अजीज़ साहब को, लेकिन सबसे पहले जो सियासी तौर पर एक बड़ी हलचल हुई है उसकी बात करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किए गए हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। हमने 2 साल तक इस तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद किया और इंतज़ार किया कि हमने जो मुतालबात रखे हैं उन पर अमल होगा और मज़ीद भी करने को तैयार है, लेकिन कुछ शुरू तो करें। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि बलोचिस्तान का मसला सियासी है, खुदा के लिए बलोचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो उन मुआहिदों पर अमल करें जिनका आपने हमसे वादा किया था। उनका मजीद कहना था कि हाथ मिलाया, आपके साथ गिला नहीं कर रहे हैं। सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट समेत हर मौके पर आपका साथ दिया, वोट दिया। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि 10 अरब में हम बिक गए। उन्होंने मजीद कहा कि आपका एक एक बाल बलोचिस्तान का कर्जदार निकलेगा, बलोचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल, और बल्कि आपको पहले ये भी बताते चलें कि कौमी असम्बली में 4 सीटें हैं बीएनपी की और सेनेट में 1 सीट है। तो अब अपने एनालिस्ट के सामने हमने सवाल यूँ रखा है कि क्या बीएनपी मेंगल की अलहदगी से हुकूमत को कोई ख़तरा होगा या हुकूमत के लिए अलहदगी कोई ख़तरे का बायस बन सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पैनल पे हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको पीटीआई हुकूमत के लिए कोई ख़तरा होगा? क्योंकि दूसरी तरफ जीडीए और एमक्यूएम भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। देखिए, जवाब तो मेरा नहीं होगा, तो इसलिए कि जिस तरह हुकूमतें बनती हैं उस तरह हुकूमतें ख़त्म होने का इस वक्त नहीं है। बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत जो है वो हमेशा कमज़ोर रहती है। किसी भी वक्त आपको झटका देना होता है तो कभी कोई इत्तेहाद जो है वार्निंग दे देता है, कभी कोई इत्तेहाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देता है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बीएनपी मेंगल या अख्तर मेंगल साहब की तकरीर भी सुने आप, तो बीएनपी मेंगल ने अलहदगी का ऐलान किया है पीटीआई से, लेकिन उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का ऐलान नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक खिड़की खुली रखी है और जो है उन्होंने जो भी बात की है कि जी अब भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो एक वार्निंग तो आप इसको कह सकते हैं। देखिए, ये हुकूमत कोई 4 मुआहिदों पे खड़ी है। एक इन्होंने बीएनपी मेंगल से किया है, इन्होंने चौधरी PMLQ से किया हुआ है, इन्होंने जनूबी पंजाब महाज से किया हुआ है, इन्होंने MQM पाकिस्तान से किया हुआ है। और अगर आप देखें तो जनवरी में और उसके लगभग एकदम एक मौका ऐसा आया था, ग़ालिबन दिसंबर में शायद एक ऐसा आया था कि MQM पाकिस्तान भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, PMLQ भी कर रही थी, और फिर यकायक सब खामोश हो गए। तो एक वार्निंग शॉट तो इसको कह सकते हैं आप। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है या हुकूमत जो है वो डगमगा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस वक्त नहीं लगता मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है मुनीब, आपको क्या लगता है? जैसे मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की, पहले भी अख्तर मेंगल साहब इस तरह के इशारे दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वो वापस आ गए, दोस्ती हो गई। लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक बड़े अहम थे, अब नहीं है जहांगीर तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है जिस तरह मज़हर साहब बता रहे थे। एक तो ये कि जिस तरीके से हुकूमतें स्टिचअप होती हैं, बनवाई जाती हैं, और जिस तरह से ये हुकूमत भी फिर उस वक्त मैन्युफैक्चर की गई, ज़रा इसके थोड़े से हालात पतले थे, इसको ज़रा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत थी, लेकिन अच्छी तरीके से चीज़ें स्टिचअप की गई। और जब बात ऐसी हो, और जारी बात है जिस तरह से हुकूमतें बनवाई जाती हैं, जिस तरह से ये बनवाई गई, तो फिर दे ऑल फॉल इन लाइन, एक सर्टन एक्सटेंट तक जाते हैं, थोड़ा सा अपने थोड़ा मोटा वो जिसे कहते हैं ना चूचरा करते हैं, लेकिन दे डोंट गो बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, वो एक उस जगह से आगे नहीं जाते। या अच्छी बारीक बात की है मज़हर अब्बास साहब ने कि उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, अपोजिशन बेंचेस पे जाने का ऐलान नहीं किया। अगर वो ये भी कर देते कोई फ़र्क नहीं था पड़ना। पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक दफ़ा इस तरह हुआ कि वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी नहीं, लेकिन वो बिल्कुल वो अपनी कोalition पार्टनर भी उन्होंने ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया, तो कोई पहाड़ नहीं टूटा। और
इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर है कि आपका एक इत्तेहादी जिसकी कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, गालिबन सेनेट में 1 नशिस्त है, वो आपसे नाराज़ हुआ है, बदअहदी पे नाराज़ हुआ है, बलूचिस्तान का मसला सेंसिटिव है और जो उनकी डिमांड्स थी उनके मुताबिक वो पूरी नहीं हुई, 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी नहीं हुई। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर है, इस पर सियासत होगी, अपोजिशन लताड़ेगी हुकूमत को, लेकिन आई डोंट सी एनीथिंग बियॉन्ड दिस। इससे आगे मुझे कुछ होता हुआ या कोई पहाड़ टूटता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, किसी भी इत्तेहाद की गिरें जो हैं वो बड़ी आसानी से खोली जा सकती हैं, लेकिन उन गिरों को खोलने के लिए या उन गिरों को काटने के लिए जो कैंची है वो हमारी अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? मदर साहब और मुनीब साहब के बाद अब इसमें मैं क्या ऐड करूं, लेकिन उसकी एक और वजह है, ये सारी बातें इनकी 100% बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। असल कहानी ये है कि इन हालात में सूरत हाल बनाई जाने का कोई इम्कान है नहीं। ये तो इस वक्त तो है बिल्कुल ये कांटों का बिस्तर है, कोयलों में घुसने वाली बात है। लेकिन एक बात है, वो ज़हन में रखें आप कि बोरी में ना छोटी सी मोरी हो जाए वो फिर वो मगोरा बनने से रुकती नहीं है। वो कितना लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, वो तो ज़ाहिर है प्रेडिक्टिंग किया जा सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन मोरी बहरहाल बड़ी वादे और 2-4 और मोरियां भी पाइपलाइन में मौजूद हैं। अच्छा, बस जी मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, जो जिस तरफ इशारा करें हसन निसार साहब, कहते बोरी में अगर छोटा सा सुराख हो जाए, और बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुछ और सुराख भी होते हुए उनको नज़र आ रहे हैं, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन मुनीब दूसरी तरफ कहते हैं कि अपोजिशन के पास वो कैंची नहीं है जिससे इत्तेहाद की डोरियां कटे। आपको सूरत हाल किस तक जाती हुई नज़र आ रही है? मैडम शेख, इस बोरी के ऊपर एक और बोरी है और उसके ऊपर एक और बोरी है। अच्छा, इसलिए पहली बोरी से अगर कोई सुराख हो भी गया तो दाने या आटा अंदर ही रहेगा, लेकिन ऊपर से वजन ज्यादा पड़ रहा है ना, तो नीचे वाली बोरी पे से निकलेगा जल्दी। चलाई है कैंची जो चलाई है मेरे भाई मुनीब ने, वो कैंची वही चला सकते हैं। और लेकिन ये जो अख्तर मैंगल साहब ने कैंची मारी है बर वक्त, ये एक बड़ी अजीब सी कैंची है, ये कबड्डी की कैंची है। तो उन्होंने एक जुमला बोला है कि हम ये पूरा मुल्क बलोचिस्तान का कर्जदार है। हाँ माँ जी, मान लिया, मैं तो बलोचिस्तान से तो मेरी मोहब्बत है और मैं बलोचिस्तान का वाकई मैं कर्जदार हूँ, लेकिन हजूर जो लैंड लाडों, जगीरदारों, वडेरों, बलोचों, सरदारों ने बलोचिस्तान के साथ किया है ना, जिस तरह खा पी गए हैं वसाइल बलूचिस्तान के, जिस तरह इन्होंने तबाहियाँ फेरी हैं लुट मार की, वो भी कभी सोचिएगा कि आप लोगों ने बलूचिस्तान को क्या दिया है। जब भी आते हैं बलूचिस्तान की दुकान लगाते हैं और अपना सौदा बेच के निकल जाते हैं, बलूचिस्तान बेचारा अकेला रह जाता है। मैडम शेख, पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि अख्तर मैंगल ग्रुप, MQM, काफ लीग, जनूबी मुहाज का राबता अफसर और इलेक्टेबल्स और आज़ाद उम्मीदवारों का जामन जहांगीर तरीन साहब थे। लिहाजा कहीं बैठकर वो भी हल्की फुल्की ढोलकी या मौसीकी बजा रहे हों तो कोई इसमें क्यास वो नहीं, बाद अज क्यास बईद नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान अभी जो सिंध के दौरे पर हैं, इनका एक मिशन GDA और MQM से नाराज़गियाँ ख़त्म करना है, इनसे किए गए वादे पूरे करना है। और इस मौका पर चूंकि लोहा गर्म था तो मेरे अख्तर मैंगल साहब ने भी हल्की सी चोट मार ली, चाल चल गए। तीसरी बात, 22 महीने गुजर गए हैं, 2-4 बातें काफ लीग के अलावा मैडम शेख और चंद वजारतें देने के अलावा मुख्तलिफ लोगों को, काफ लीग, MQM, अख्तर मैंगल, जनूबी पंजाब मुहाज व देगर इत्तेहादियों से जो भी वादे किए थे तरीके इंसाफ ने, उनमें 80% अधूरे हैं। लिहाजा ये भी एक बात है। अंदर खाते से सब नाराज हैं, फंड्स बंद हैं, डेवलपमेंट फंड्स खत्म हो चुके हैं, परमानेंट प्लाट कोटे का सिस्टम खत्म हो चुका है। चौथी बात मैडम शेख, बिलाशुबा हमारी सियासी पार्टियां वो परिंदे हैं जो जल्जला आने से पहले उड़ती हैं, जो हर बहरान को अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट कर लेती हैं, जो हर क्राइसिस से मुनाफा निकाल लेती हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क एक हंगामी सूरत हाल का शिकार है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, मुश्किल लम्हे हैं, अपोजिशन की बड़ी दोनों जमातें मैडम शेख अपने झगड़े, अपने केसों में फंसी हुई हैं और वो बिल्कुल टू द पॉइंट जा रही हैं।
जिस तरह उन्हें जाना चाहिए, वो किसी एडवेंचर के मूड में नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि अख्तर मैंगल साहब कुछ हलचल पैदा कर सकेंगे। या तो ये मान जाएंगे, ना माने तो ऐसी सूरत हाल बना के रखेंगे कि जिसमें एक कदम हुकूमत के साथ होगा, एक कदम हुकूमत के खिलाफ होगा। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस अलहदगी के कुछ मज़मरात हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे होंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस पर, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि वो उनकी मुखालफत करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कल को कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है वजीर आजम के खिलाफ, तो अख्तर मैंगल क्या अपोजिशन की सपोर्ट करेंगे, ट्रेजरी बेंचेस की सपोर्ट करेंगे, ये उस वक्त भी उन्हीं का फैसला होगा। तो अगर वो बैठ भी जाते हैं इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस से बाहर, तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पे तो हुकूमत को कोई ऐसा धचका नहीं लग सकता। हाँ, सिंबॉलिकली ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये अपने पिछले दिनों भी देखा था कि सिर्फ अख्तर मैंगल साहब की पार्टी नहीं, इसके अलावा MQM और PMLQ और GDA, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत की गवर्नेंस को लेकर। और इन तमाम पार्टीज ने जब ये एक अलायंस बनाया था तहरीक इंसाफ के साथ, हर किसी ने अपना एक चार्टर किया था। MQM का 9 या 10 नुकात का एक चार्टर था जो हुकूमत ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि हम फौरन इम्प्लीमेंट करेंगे। बाद में जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो हुकूमत से बाहर आ गए, इनका और वजारत से बाहर आए थे BNP के। जी, वजारत से बाहर आए थे, लेकिन आपने देखा कि एक वजारत मिलने के बाद MQM दोबारा सेटल हो गई। वो सारे मामला वैसे ही हैं। इसी तरह मैंगल साहब के साथ भी जो मुआहिदा था वो भी मुकम्मल नहीं होगा। जो मुआहिदा इन्होंने साउथ पंजाब के हवाले से किया था, जब खुसरो बख्तियार साहब और तमाम लोग इसमें शरीक हुए थे, वो कोई मुआहिदा पूरा होना नहीं है। ये बात तो हमें पहले भी पता थी और अब ज्यादा वाज़ेह हो गई है। इस वक्त हुकूमत अपने मसाइल में उलझी हुई है, ना रिफॉर्म्स होने हैं, ना इन पार्टीज के साथ जो उन्होंने मुआहिदे किए थे वो पूरे होने। हुकूमत अगले 3 साल फायर फाइटिंग करती रहेगी। कोरोना आ गया, उसकी वजह से फायर फाइटिंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। अब और बहुत से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे उनको जाकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये अगले 3 साल आपको ऐसे ही नजर आएंगे। इसमें कोई आप बड़ी तब्दीली, 3 साल कोई बड़े रिफॉर्म्स या कोई कुछ बहुत बड़ा मुआहिदा किसी गो के कयास आराइयों पे कान नहीं धरना चाहिए, इंप्लीमेंट होता नहीं देख सकते। ये भी है। सॉरी, आप गो के 3 साल कह तो रहे हैं, लेकिन कुछ कयास आराइयाँ गो के उन पे कान नहीं धरना चाहिए, पर ये भी हैं कि शायद अब कुछ बुनियादें हिलती हुई नजर आ रही हैं हुकूमत की, या वक्त नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई ऐसा कोई इशू है। मजहर अब्बास आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह शहजाद ने बात की ना, MQM में एक वक्त था कि MQM ऑलमोस्ट छोड़ने के लिए जो है उसने जो है वो तैयार हो गई थी। फिर MQM के लोगों से मैंने मालूम किया कि ऐसी जो सूरत हाल थी उसमें कि आप निकल रहे थे, कहते हैं कि हम तो निकलने को तैयार थे, हमसे कहा गया कि आप नहीं निकले, आप बैठे रहें। देखिए, अभी जब इस वक्त तक तो ये सूरत हाल ऐसी रहेगी, लेकिन जब सेनेट के इलेक्शंस आएंगे मार्च 2021 में, वो एक ऐसा मौका होगा और वहीं जो है वो कार्ड्स खुलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल होगी वो बड़ी मुख्तलिफ होगी। उसमें जहांगीर तरीन भी आपको एक्टिव नज़र आएंगे, उसमें PMLQ भी एक्टिव नज़र आएगी, उसमें BNP मैंगल भी एक्टिव नज़र आएगी। वो एक बड़ी दुकान लगेगी और वो एक क्रूशल मौका होगा। बाकी अभी तो जो सिचुएशन ऐसी रहेगी, क्योंकि अभी जो भी निकलने की कोशिश करता है उससे ये कहा जाता है कि आप तरीन साहब तो ऑन द फेस ऑफ इट अभी तो गायब है बिल्कुल। सेनेट इलेक्शंस में माजरत के साथ कता कलामी कि अभी रिसेंटली जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, उसमें आपने देखा था ना कि कैसे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो कैसे 60-65 खड़े हुए, और जब वोट देने की बारी आई तो 50 भी नहीं निकले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब डिनर हुआ तो फिर 60-65 लोग मैंने वही कहा ना कि वो जो वही सिचुएशन है ना कि उन्होंने निकलने की कोशिश की थी, गई तो उनसे कहा गया कि आप नहीं निकलें। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम स्पीकर, मैडम शेख, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे इनकी आनियाँ जानियों को अवाम, मुल्कों, कौम, मुआहिदों से ना जोड़ें। अच्छा, ये बड़े चालाक लोग हैं, मक्कार लोग हैं, सारी उम्र यही काम करते रहे। इनके अपने मफादात हैं, सिर्फ अपने मफादात, अपने मफादात, अपने मफादात। ठीक। भट्टी साहब इतने चालाक मक्कार हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ क्या कर रही है बैठ के? इमरान खान क्यों ऐसे मक्कार लोगों को साथ बैठा के अपनी हुकूमत कायम किए हुए? वेरी वैलिड। तो अजीब सी बात है ना, जहाँ पे मफाद इनकी पार्टी के तो PTI के भी अपने मफाद हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल मुनीब, आपने इमरान खान साहब को भोला समझा हुआ है मेरे महबूब शहजाद साहब। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस मुल्क के खतरनाक बात है। अगर आप कह रहे हैं और ये नून लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के खेल कोई और खेलता है। नून लीग नंबर 1, पीपल्स पार्टी नंबर 2, फजलुर रहमान साहब 3, तहरीक इंसाफ 4, और किसके मोदी और ट्रंप रह गया, उनसे भी ये इत्तेहाद कर लेंगे। अच्छा, मुनीब का पॉइंट भी लग रहा है जी। मुनीब, बिटवीन द लाइंस
बिटवीन एक जुमला बिटवीन द लाइंस भट्टी साहब ये कह गए कि सबसे बड़े चालाक और मकार तो फिर पीटीआई निकली है कि उन्होंने छोटे छोटे चालाकों और मकारों को अपने साथ जोड़ लिया है। बिल्कुल 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 आपने सही समझा। अच्छा, मैं अर्ज करना चाहूंगा। अब ठंड पड़ गई भट्टी साहब आपकी इजाजत से। भट्टी साहब आपकी मतलब मुनीब अर्ज करें आप इजाजत लें। हुक्म करें सर, हुक्म मुनीब भाई। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि भट्टी साहब ने फरमाया कि ये सारे बड़े मफाद परस्त हैं, बड़े चालाक हैं और बड़े तेज हैं, बड़े होशियार हैं। आप देखिए, अगर ये इतने चालाक होशियार मकार हैं जो इन मकारों को भी आगे लगा लेते हैं, उनके बारे में ना मैं ना आप ना कोई और बात नहीं करें। शतरंज हम आगे भी नहीं शतरंज का खेल है। मेरे दिल में पैदल भी जो है आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अर्ज कर लूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही हुक्म किया। बात यह है कि यही तो इनकी मकारी है, यही तो इनकी चालाकी है, ये ताबेदारी जो है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जल्दी से एक ब्रेक लेना है, टाइम हमारे पास बड़ा कम है। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर भारत की थोड़ी सी बात करेंगे। हर तरफ से भारत ने एक महाज खोला हुआ है कि क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके लद्दाख में चीनी अफवाज से झड़पों में भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क़यादत मुलाकातों में मसरूफ़ रही, लेकिन अभी तक आला क़यादत की तरफ से 20 फौजियों के मारे जाने के बाद कोई पैगाम या बयान सामने नहीं आ सका है। अब जो भारत हर अपने बॉर्डर पर एक महाज खोले बैठा है, उस पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय सहाफ़ी हैं निरुपमा सुब्रमण्यन, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एक तरफ भारत की सरहदों पर पाकिस्तान समेत चीन और नेपाल से कशीदगी जारी है, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये उन्होंने सवाल किया है। क्या मोदी सरकार अपनी आवाम को इन सवालों का जवाब देगी या फिर अभी भी जारहाना कार्रवाइयाँ करती रहेगी और कोशिश करेगी कि इसी स्टांस को आगे बढ़ाएं और इसी पर अगले इलेक्शंस के लिए या अपने लोगों को इसी के पीछे लगाई रखें? अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ है कि क्या भारत में मोदी की मकबूलियत इन सारे इकदामात से कम होगी या मुतासिर होगी? हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। मुनीब फारूक, क्या लगता है आपको? देखिए, इलेक्शंस तो अभी अगले मेरे ख्याल में दूर है, उसमें इतना शॉर्ट टर्म तो नहीं, इतना तो नहीं हमें देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपको मतलब जब आपको दूसरी दफ़ा हुकूमत मिल जाती है और भारत जैसे मुल्क के अंदर जहाँ मोदी साहब ने एक अपने जो टेन्योर था उसके अंदर एक चूरन बेचा, फिर जब वो आए और जो उनका देरीना ख्वाहिश थी उनकी, ये जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली की, स्टेटस तब्दील किया, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया कश्मीर का, ये वो तमाम हरकतें या बातें थी जो वो ऑब्वियसली जो एक उनका पूरी मोटिवेशन थी उनकी सियासत के पीछे, वो ये सब कुछ थी और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अलीना जो मैं समझता हूँ कि वो डिवाइंड होती हैं। आप आते अपनी तरफ से, इंसान चालाकी करता है, इंसान प्लान करके आता है कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं अमेरिका के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैं पाकिस्तान को इस तरह आइसोलेट करने की कोशिश करूंगा, पाकिस्तान के साथ ये करूंगा, या ओवरऑल मुझे कश्मीर के अंदर इंडिया जो मर्जी करता रहे, दुनिया कुछ नहीं कहेगी क्योंकि लोगों के रियासतों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर आप अपने ही किसी ऐसी मामले के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि आपकी जो सॉफ्ट बेली है वो एक्सपोज हो जाती है। इंडिया के साथ भी मेरे नुक्ता नज़र में ऐसे ही हो रहा है। वो एक चीज़ नहीं है जो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पिछले साल उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, जो भी हुआ वो दुनिया मर्जी इतना दुनिया को सामने झूठ बोलते रहे, लेकिन वो एक्सपोज हुए, उनकी एयरफोर्स एक्सपोज हुई। इसी तरह अब चाइना के साथ अब देख लें, उनका जो अब वो अपनी मिलिट्री माइट कम से कम चाइना को नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना की जो स्ट्रेंथ है या जो मिलिट्री माइट है या जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर आपको वहाँ पे हजीमत हो रही है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शायद वो लॉजिक से या इन चीज़ों से आपको आगे जाओ, वो कुछ चीज़ें डिवाइंड होती हैं। भारत ने ये किया है, मोदी सरकार के नीचे रहते हुए ये सब कुछ किया है। आप भारत के अवाम पूछें नरेंद्र मोदी से कि दुनिया के साथ
ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि भारत के अवाम पूछे मोदी सरकार से। शहजाद की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। शहजाद, मैं सोशल मीडिया पे एक आध क्लिप देख रही थी, उसमें एक एंकर ये सवाल उठाती हैं और ये पॉइंट बावर करवाती हैं, कहती हैं जी जो सब कुछ हुआ है लद्दाख के महाज पे या LAC पे वो आर्मी की गलती है, तो आर्मी को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, हुकूमत से सवाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे भी इस तरह के फॉलोअर्स हैं मोदी साहब के, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कल्ट ग्रुप होता है जो बगैर देखे उनको फॉलो करता है। यहाँ पे भी आप देखें तो बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे हैं कि हर मुल्क से, हर नेबर से इस वक्त इंडिया के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको जवाब यही मिलता है कि माजी की हुकूमतें डर के पीछे बैठ जाती थी, अब मोदी सरकार है तो वो डट के मुकाबला करती है, इसलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो डिफेंड करते हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल ये खित्ता जो है उसमें ही बड़ी हसासियत है ना। एक तो कश्मीर की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर उनका ऑब्वियसली LAC एरिया के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो भी बड़ा पुराना है। चाइना जो है इस रीजन में इस रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सुपर पावर है और वो अपनी पावर गेन कर रहा है, वो एक इशू है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि हमारे भी किसी नेबर से ताल्लुक अच्छे नहीं है। अब इंडिया का भी यही हाल है, और क्योंकि वहाँ पे एक राइट विंग हुकूमत है, मोदी की एक गवर्नमेंट ऐसी है जो कि इंतहा पसंदी पर यकीन भी रखती है, उनकी पॉलिसीज में भी वो नजर आता है। इसलिए कहीं पे हम नहीं देखते कि शायद वो डिप्लोमेटिकली मामला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्रेसिवली उनको हल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा यही है कि इस वक्त तमाम उनके जो नेबर्स हैं, तमाम जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, उनसे उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। शहजाद, लेकिन इस सोच का साथ देते हुए अवाम आपको नजर आते हैं या नहीं? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा मोदी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आप देखें ना इंडिया में इस वक्त हो क्या रहा है, इंडिया में आपको ऑपोजिशन ना होने के बराबर नजर आती है, कोई वहां पे दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। इस इलेक्शन में यही देखा गया था और फिलहाल जो हालात है उससे भी ये नजर आता है। तो इस वक्त मोदी की जो भी पॉलिसीज हो उनकी आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। हसन निसार साहब के पास लेके चलते हैं सवाल। जी हसन साहब। सबसे पहले तो जी मुनीब साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। इस तरह के तज्जियों में अमूमन ये इस तरह के एंगल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जो उन्होंने कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत विजडम की बात है कि बेशक मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये जितनी चतर चलाकियाँ हैं मोदी साहब की, वो जो डायमेंशन इन्होंने जो पॉइंट आउट की है मुनीब साहब ने, वो बहुत खूबसूरत है। अब आए अब आपके सवाल की तरफ, तो याद रखना आपके बर्रे सगीर बुत परस्तों और शख्सियत परस्तों का खित्ता है। यहां साख नहीं चलती, या बुत परस्ती चलती है या शख्सियत परस्ती चलती है, और ऐसी जगहों पे माकूलियत और मकबूलियत ये दो मुतजाद बातें हैं। सो जो बिलीव करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं मोदी के, वो जो मर्जी करे, झक मारे, हमारी अपनी तारीख यही है। वो बुत परस्त हैं, हम शख्सियत परस्त हैं। सो हम लोगों के रवैये मियाँ दे नारे बजनगे तो पुट्टा जिंदा है और फलाना है, मिला मुला कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। जिसकी सुई जहां अटकी हुई है वहां अटकी रहेगी। ये इस बदनसीब खित्ते की सबसे बड़ी खासियत है। थैंक यू। ठीक है जी, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, वो एक गाना है, वो क्या उसका पहला मिसरा है कि चुप चुप बैठे हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पता नहीं पहली मुलाकात है, कोई इस तरह का गाना। आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या किसके ऊपर कर रहे हैं? ये मैं अपने फेवरेट गाँव मूत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए को सुनाना चाह रहा था कि चुप चुप बैठे हो मेरी जान, ज़रूर कोई बात है। 36 इंच का सीना था मेरे महबूब मोदी का, गुजरात का कसाई था, छुरी हाथ में थी, धोती पहनी हुई थी, मकबूजा वादी का हिटलर था, सर्जिकल स्ट्राइक का बादशाह था, और दुश्मन को और बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन कर वो झूठ बोलता होता था अपने जलसों में कि सिकंदर आजम आया था और हमारे आबाओ अजदाद ने उसको मशवरे दिए थे। दुश्मन को तह जमीन से निकाल कर, तो पताल से निकाल कर मारने वाला मोदी, अमेरिका इसराइल की गोद में बैठ के मर, खित्ते का चौधरी, और हाँ वो कटी मूछ वाले जनरल बख्शी का हीरो, और तत्ते तवे पर तड़पते मीडिया का गुरु। मोदी जी, ओ पांडे जी, ओ मेरे गब्बर सिंह, वो फिल्म देखो शोले, और उसमें और फिल्म देखकर फिर पूछो कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। फिर ये उसके बाद ये भी कहो
नमक खाया तो अब गोली खा, 20 मर गए जालिमों, कर्नल समेत, और कोई खौफ कहा नहीं था जहालत के खिलाफ जंग करो, गुर्बत के खिलाफ जंग करो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग करो। अब ठंड पड़ गई। पांडे जी और मोदी जी, आखिरी गाना फिर आपके लिए, वो है ना, और मेरे मोदी तेरा तो झुमका गिरा रे लद्दाख के मैदान में। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, ये जंगी जुनून आखिर कब तक चलेगा? देखिए, दोनों जगह तब्दीलियां आ रही हैं, और मेरा ख्याल है शख्सियत परस्ती के ख़िलाफ़ भी लोग उठे हैं और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ भी। गांधी को बुत बनाया हुआ था ना, आज कहाँ है बापू? कोई 60 साल तक जो है वो कांग्रेस के साथ पीछे जो है चले जा रहे थे। एक तब्दीली आई है, वो अच्छी तब्दीली है ना सर। सुने तो पहले बात तो सुनने सर। अच्छी तब्दीली है, बुरी तब्दीली है, लेकिन आज गांधी के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट हुआ है, चाहे गलत हुआ, लेकिन आज गांधी को रिजेक्ट किया और मुसलसल रिजेक्ट किया और भरपूर अंदाज में पब्लिकली रिजेक्ट किया गांधी को और नेहरू के नैरेटिव को। पाकिस्तान में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका गढ़ था, फारिग हो गई, सिंध तक महदूद हो गई। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलता, तो पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग और भुट्टो का जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था वो नहीं रहा। उसमें नया भुट्टो आ गया, नहीं जो भी है सर, लेकिन वो नया भुट्टो सिंध तक रहा ना, पंजाब में तो नहीं रहा ना सर। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जी वो उसके साथ जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए। तब्दीली आई, वो इमरान के साथ चले गए, वो नवाज के साथ चले गए। एक बुत सर, एक बुत की जगह दूसरा आ गया। नहीं तो एक नहीं, कहाँ आया कहाँ सर? उसको उसकी वो फॉलोइंग है क्या जो भुट्टो की थी, जो बेनजीर की थी? नहीं है ना फॉलोइंग। तब्दीली आती है। आज कांग्रेस नवाज शरीफ कांग्रेस क्राइसिस में है ना सर। बाद नवाज शरीफ का बुत आया, नहीं वो भी खत्म हो जाएगा और हो रहा है खत्म। तो ये इसमें वक्त लगता है चीजों में। और नवाज शरीफ तो 80s की पैदावार है ना, और भुट्टो तो बुत ही बदलते हैं ना सर। यही तो ये सर शख्सियत, लेकिन शख्सियत की वो पॉपुलैरिटी नहीं रहती जो उस शख्सियत की होती है। गांधी के बाद कोई दूसरा गांधी नहीं आया, भुट्टो के बाद कोई दूसरा भुट्टो नहीं आया। नाम उससे रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस जब चलता है तो उसमें तब्दीली आती है, उसमें चेंजेस आती हैं। वो पॉजिटिव भी होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि आज इंतहा पसंदी, आज इंडियन माइंडसेट जो है वो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है। देखिए, चाइना के मसले पे आपको 2 ओपिनियन नजर आएंगे इंडिया में, पाकिस्तान के हवाले से 2 ओपिनियन नहीं नजर आएंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई झड़प होती है तो इंडिया का मीडिया जो है वो सवाल नहीं पैदा होता कि वो अपनी आर्मी या सिविलियन लीडरशिप से क्वेश्चन करे, वो बिल्कुल एक तरफ नजर आते हैं। लेकिन चाइना के मसले पर डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई कह रहा है फौज जिम्मेदार है, कोई कह रहा है जो है मोदी जिम्मेदार है। तो ये एक माइंडसेट है इंडिया में, एक एक्सट्रीमिज्म है। जब तक वहाँ के लोग उस इंतहा पसंदी के खिलाफ नहीं उठ खड़े होंगे, मेरा ख्याल है कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम तारिक अजीज साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। टेक अ ब्रेक। टीवी प्रेजेंटर्स का दबिस्तान तारिक अजीज साहब अब हम में नहीं रहे, एक अहद ख़त्म हो गया। वो अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो तलफ़्फ़ुज़, वो अदायगी एक बहते दरिया की तरह, जितना कहा जाए कम है। हसन निसार साहब, क्या कहेंगे आप? मेरा तो पर्सनल लॉस है। मेरे करीबी अजीज़ थे, वो इंतहाई मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थी जो हमेशा हमारी टेली हिस्ट्री का हिस्सा रहेगी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कटारी के नाम से और दीगर मूवीज़ भी बनाई। बहुत खूबसूरत शायर थे, अदीब थे, कॉलम निगार थे, अदाकार थे, कंपेयर तो थे ही थे। और मैंने उनके कॉलमों के मजमूए का दीबाचा भी लिखा है। तो मैं तो इन्हें तारिक भाई कहता था। मेरा तो पर्सनल लॉस है। बहुत खूबसूरत, बहुत बाइल्म, बहुत ही हमदर्द इंसान। अल्लाह उन्हें बख्शे। ऐसे लोग वाकई रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। मैं ये जुमला रस्मन नहीं बोल रहा, वो वाकई खिलाफुर नहीं होगा। बेशक, बस बेशक। मुनीब, 90 की दिहाई और उससे पहले खुसूसन हम लोगों का एक बड़ा ताल्लुक़ है तारिक अजीज़ साहब के साथ। वो PTV का ज़माना, हम लोग रोज़ शाम को टेलीविज़न लगाते थे, नीलाम घर देखना, और एक सिंपल सी लाइन वाटर कूलर आपका हुआ, लेकिन उसको भी ऐसे अंदाज में कह गए कि वो अब तो अमर हो गया। देखिए, तारिक अजीज़ साहब से जो हम लोगों का जो जनरेशन है उसका यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त कहा कि उसका जो बचपन है वो जुड़ा हुआ है। पहले वो नीलाम घर था, फिर तारिक अजीज़ शो के नाम से चलता रहा।
तो कई लोग ऐसे होते हैं या उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, उनके बारे में आप शायद कोई एक या दो जुमले इस तरह कह नहीं सकते। आपको समहाउ जैसे किसी को कहा जाता है कि एक्स पर्सन इज़ अ कंप्लीट एक्टर, मैं समझता हूँ कि वॉज अ कंप्लीट ब्रॉडकास्टर। वो उनके अंदर वो तमाम चीज़ें, तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक कामयाब और कंप्लीट ब्रॉडकास्टर के अंदर, वो थी, वो मौजूद थी। चाहे वो सीरियस बात कर रहे हों या थोड़ा सा मज़ा उसके अंदर लाना चाहते हों। उनकी स्माइल अभी भी वो मुझे याद है, वो एक जो अपने शो के अंदर वो जब वो नए शादीशुदा जोड़ों को बुलाया करते थे तो उनके ऊपर फोकस किया जाता था, वो एक म्यूज़िक बजता था और उसके साथ वो मुस्कुराते थे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे दौर के लोग हैं जो अपना चाइल्डहुड या अपने टीन्स में थे उस वक्त, वो दे कैन रिलेट टू इट कि तारिक अजीज़ शो कितना बड़ा सक्सेस थी, नीलामगर कितनी बड़ी सक्सेस थी और तारिक अजीज़ साहब मरहूम कितनी बड़ी शख्सियत थे। मज़हर अब्बास साहब, देखिए मेरे लिहाज से जो उनको ज़बान पे अबूर हासिल था, चाहे वो पंजाबी ज़बान हो या उर्दू ज़बान हो, जो अशार का उनका सिलेक्शन होता था वो कमाल होता था। आपको बहुत कम प्रेजेंटर मिलेंगे, ब्रॉडकास्टर्स मिलेंगे जिसमें नज़र आएगा कि यह आदमी पढ़ा लिखा है, यह आदमी इसके पास इल्म का ख़जाना है। तो मैंने तो उनको उस तरीके से देखा। देखिए उनका पॉलिटिकल करियर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। 70s में उन्होंने एक रोमांस था 70s का, लेफ़्ट का रोमांस था, उसमें वो घिरे थे। फिर फिल्मों में भी उनको वो कामयाबी हासिल नहीं। उनकी असल पहचान बनी टेलीविज़न, उनकी आवाज़। अच्छा, उस ज़माने में जो आवाज़ें थीं वो बड़ी पावरफुल आवाज़ें होती थीं, चाहे वो ख़ुद असलम अज़हर साहब की आवाज़ बहुत पावरफुल होती थी, हालांकि वो टेलीविज़न पे नहीं आते थे। फिर ज़िया मोइद्दीन की आवाज़। तो तारिक अजीज़ नीलाम घर को अपनी पहचान बना गए। उसके बाद जो भी स्टेज शोज आते रहे, आप देखें आज भी उन्होंने बेंचमार्क एक सेट कर दिया। भट्टी साहब का कमेंट लेते हैं ज़रा। भट्टी साहब, देखिए वो दो जुमले कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में मुझे। तो एक तो देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे, और फिर जो आखिर पर जो उनका नारा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसमें जो जोश होता था। तारिक अजीज़ साहब आज तारिक अजीज़ साहब अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। आज देखती आंखों सुनते कानों मेरी तरफ से, इस कौम की तरफ से तारिक अजीज़ साहब को खराजी अकीदत पहुँचे और पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजाद, अनिला फ्रैंकली कोई हैसियत नहीं है मेरी कि मैं कमेंट करूं उनके बारे में। एक लेजेंड थे और एक बाब का इख्तिताम हुआ है। बिल्कुल सही बात है ये जो अभी भट्टी साहब ने भी कहा। देखती आंखों सुनते कानों का जो सलाम था वो सबको याद रहेगा, और आज भी जो देखती आंखें और सुनते कान हैं वो मुझे उम्मीद है कि हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे। एक प्रेजेंटर की हैसियत से मैं बता सकता हूँ कि जो उनका अंदाज था, जो उनके अल्फाज थे, जिस किस्म के वो ओरेटर थे, हम तो करीब भी नहीं है उनके। बड़ा ही मखसूस उनका अंदाज था जो सबको पसंद भी आया, आज तक पसंद करते हैं लोग। लेजेंड थे। इट्स अ ह्यूज लॉस। हसन निसार साहब, कोई शेर कहेंगे आप? नहीं, वो शेरों से दूर की बात है। उन्होंने एक शेर बोला था किसी आदमी की जो है चंद साल पहले है, मौत से किसको रस्तगारी है। शेर तो किसी और का है, ये तारिक भाई ने पढ़ा था। आज तुम कल हमारी बारी है। तो मैंने कहा आपको बड़े जल्दी में नजर आते हो तारिक भाई, मैं क्या छोड़े। और इन्हीं यादों के साथ देखती आंखों और सुनते कानों की तरफ से तारिक अजीज़ साहब को हमारा सलाम, और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। विल मीट यू टुमारो इंशाल्लाह।